लाखों करोड़ों दरूद आका अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस पर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, MM न्यूज़ TV चैनल के प्रोग्राम बाज़गश्त के साथ मैं हूँ आपका होस्ट गुलजार चौहान। आज के प्रोग्राम में हमने एक नौजवान पढ़ी लिखी शख्सियत को दावत दी है। मेरी मुराद फारूक अहमद साहब हैं। आप रीजनल कैंपेन ऑर्गेनाइज़र हैं, अल-फलान के, MPhil कर रहे हैं हिस्ट्री में। फारूक साहब, सबसे पहले मैं आपको अपने इस प्रोग्राम में आमद पर खुशामदीद कहता हूँ और आपका इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया। मैं पूछना चाहूँगा कि कैंपेन जिसका नाम अल-फलान है, इसके बारे में नाज़रीन को ज़रा आगाह कीजिए, तफसीलात क्या है इसकी। जी बहुत शुक्रिया दावत देने का। अल-फलान जो है वो एक कैंपेन है, एक तहरीक है पाकिस्तान के अंदर जो एजुकेशन रिफॉर्म्स पे काम करती है। तो जो हमारा जो बुनियादी काम है वो एजुकेशन को रिफॉर्म करना है। अब पाकिस्तान के पिछले 70 साल से पाकिस्तान में कितनी ही पॉलिसीज़ बनी हैं एजुकेशन को बेहतर करने के लिए, लेकिन किसी भी पॉलिसी पे अमल दरामद नहीं हुआ। तो हमारा ये जो मकसद है, जो तारीख लेकर हम चले हैं, तो उसका मकसद ये है कि एजुकेशन को रिफॉर्म किया जाए, बेहतर किया जाए और उसे थोड़ा मॉडर्नाइज किया जाए वक्त के लिहाज से, जो कि बुनियादी ज़रूरत है। जी, तो तफसीलात आप अदा कर रहे थे, तो आपका काम करने का तरीका क्या है? ये तो थोड़ी सी हमारा जो काम करने का तरीका है अल-फलान का, उसमें हम 3 तरह के लोगों से मिलते हैं। जो पहले तो ये है कि जो सियासतदान हैं, जो पॉलिसीज बनाते हैं, जो लेजिस्लेशन करते हैं, जी जी, और मीडिया जो आज के दौर में चौथा बड़ा पिलर है रियासत का। चूँकि मीडिया का बड़ा किरदार रहा है हर सेक्टर में, हर इशू को रेज करने में, तो हम मीडिया के साथ काम करते हैं, पॉलिटिशियंस के साथ काम करते हैं। और वो जो वालिदैन हैं जिनके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, उन वालिदैन के साथ काम करते हैं, उन बच्चों के साथ काम करते हैं कि वो जो गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर पढ़ते हैं उनकी वहाँ पे लर्निंग क्या है और उनकी जो वालिदैन हैं वो किस तरह देखते हैं इस सिस्टम को, इस एजुकेशन को। तो हम 3 मुख्तलिफ तरह के लोगों से मिलते हैं, मीडिया से, पेरेंट्स से, स्टूडेंट से और पॉलिटिशियन से। यही हमारा बुनियादी काम होता है। आप जब एजुकेशन के हवाले से काम कर रहे हैं, तो हाफिजाबाद डिस्ट्रिक्ट में एजुकेशन में कौन से मसाइल आपको सामने आए? जी, जाना जरूरी है। एक मुशाहदे के मुताबिक जो मैंने पहले भी 2013 में काम किया था, अब भी मैं पिछले 1 महीने से काम कर रहा हूँ। जी जी, तो यहाँ पे जो मसाइल हैं हाफिजाबाद के अंदर वो क्वालिटी एजुकेशन के हैं। अच्छा। और क्वालिटी एजुकेशन के अलावा यहाँ पे जो ड्रॉप आउट रेशियो है बच्चों की गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर वो ज़्यादा है। अच्छा। बच्चे मुतमईन नहीं हो पाते। जो टीचर्स हैं वो उनके अपने मसाइल हैं। वो गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर है सैलरीज का, अलाउंसेस का, उनसे मुतमईन नहीं है। और सैलरीज तो अब काफ़ी है टीचर्स, सैलरीज तो काफ़ी हैं, लेकिन वो बस मुतमईन नहीं होते। मैंने काफ़ी टीचर्स से मैं मिला हूँ, उनसे मैंने बात की है। बाकी महकमों पे भी देख लें और टीचर्स की सैलरी उनके हवाले से माकूल है। बिल्कुल माकूल है, बिल्कुल माकूल। और स्पेशली जो एजुकेटर्स हैं उनकी तो तनख्वाहें बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं, लेकिन उनसे मिलने के बाद पता चलता है कि उनकी डिमांड्स क्या होती हैं, उनके मसाइल क्या हैं। टीचर्स के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, अगर उनसे तफसीलन उनसे मिला जाए, उनसे बात की जाए। जी जी। दूसरा ये है कि यहाँ पे बच्चों की जो तालीम है उस पर बिल्कुल फोकस नहीं किया जाता। अच्छा। अगर लेट्स सपोज कि मेरा जो गांव मत्ते की है उसमें 7 गांव आते हैं एक यूनियन काउंसिल में, तो गर्ल्स का कोई हाई स्कूल नहीं है। ये कमी है, ये कमी है। और ये सिर्फ मेरी यूनियन काउंसिल में नहीं, ये पूरे ज़िले में ये मसाइल हैं। और वो जो बच्चियाँ जो मिडिल तक तालीम हासिल करती हैं वो कहाँ से तालीम हासिल करें, आला तालीम, हाई स्कूल कहाँ से कहाँ जाएँ? उनके पास वसाइल नहीं होते, उनके वालिदैन उनको दूर भेजते नहीं है। तो ये बहुत बड़ा मसला है। ठीक, शहर देख लेना, यहाँ हाई स्कूल बच्चियों के 3 हाई स्कूल हैं। जी जी। और उसके अलावा जो मसला है वो स्कूल में साफ पानी नहीं है। साफ पानी का बहुत बड़ा मसला है। हाँ, नहीं है। अब शहर से अलग अगर आप गांव में जाते हैं तो गांव में भी पानी का मसला है। तो पानी तो आलूदा है, गांव में भी है, पूरे डिस्ट्रिक्ट में यही हाल है। दूसरा लैट्रिन का मसला है, फीमेल्स के लिए ये बहुत बड़ा इशू है। और फिर अगर हाई स्कूल है तो उसके अंदर अगर लेबॉर्ट्री है, साइंस लेबॉर्ट्री, तो वो वर्केबल नहीं है, वो ऑपरेशनल नहीं है। अच्छा। तो जो बच्चे बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री जो बच्चे पढ़ते हैं उनको जब आप प्रैक्टिकल नहीं समझाएंगे साइंस के बारे में तो वो क्या सीखेंगे?
तो ये बहुत बड़ा मसला है हाफिजाबाद का। और दूसरा एक और जो बड़ा मसला है वो ये है कि जो मुलाजमीन है दर्जा चारम के, उनकी बहुत कमी है। और स्कूल में सफाई नहीं होती, और ये भी एक बड़ा मसला है। तो इस तरह के बहुत मसाइल हैं जिनको हल करना है, जिनको देखना है। तो ये जिम्मेदारी है सियासतदानों की, ये जिम्मेदारी इंतज़ामिया की, ये जिम्मेदारी है मीडिया की कि वो उन मसाइल को हाईलाइट करे, उनको उजागर करें, उन पर रोशनी डालें ताकि ये मसाइल हल हों और बच्चे बेहतर तालीम हासिल करें। अल-फलान ये जो कैंपेन है ये कब शुरू हुई और अब तक कि इसकी क्या कारकर्दगी सामने आई है, क्या काम कर सकी है? जी ये बहुत अच्छा सवाल है। 2013 में ये शुरू हुआ था ये इनिशिएटिव, ये अल-फलान। और आप ही के कोलीग जो मुशर्रफ ज़ैदी साहब हैं, जो हमारे कैंपेन डायरेक्टर हैं, मीडिया में काम करते हैं बतौर एनालिस्ट, और उन्होंने उनका ये इनिशिएटिव है। अच्छा। ये अल-फलान 2013 से पहले जो तालीम की जो सूरत हाल थी वो बहुत वाज़ेह है। यानी कि एक अंदाजे के मुताबिक जो हमने सर्वे किया है, पाकिस्तान में 2.5 करोड़ बच्चा स्कूलों से बाहर है इस वक्त। अच्छा। ये इतना बड़ा फिगर है, 2.5 करोड़ बच्चा। तो वो जो बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, अगर हम मुस्तकबिल के बारे में देखें तो 15-20 साल के बाद हमारा क्या फ्यूचर होगा पाकिस्तान का, बच्चों का क्या फ्यूचर होगा। तो फिर अल-फलान इस पे काम किया और अल-फलान ने इस तालीम को एक इशू बना दी है। आज एक बहुत बड़ा मसला है, आज ये पार्लियामेंट में डिस्कस होता है, मीडिया में डिस्कस होता है। बहुत सारे जो टीवी चैनल्स उन्होंने ये कैंपेन चलाई है, जियो टीवी ने कैंपेन चलाई, ज़रा सोचिए के नाम से। तो हमने तो इसको एक इशू बना दी है। हमने पिछले 5 साल में मेहनत की है, आज ये एक इशू बन चुका है, ये एक मसला बन चुका है और ये डिस्कस होता है मीडिया में, पब्लिक में और पार्लियामेंट के अंदर डिस्कस होता है। अभी ये जो हम काम कर रहे हैं इस इलेक्शन पे, अभी तक जो हमने काम किया है वो हम जितने भी ये पार्लियामेंटेरियंस हैं जो इलेक्टेबल जो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, हमने उनको बताया है, उनसे हम मिले, हमने इंटरव्यूज किए हैं कि उनकी क्या प्रायोरिटीज़ हैं तालीम पे। जब वो MNA MPs बनेंगे तो उनका क्या एजेंडा, क्या उनका विजन क्या है, वो तालीम पे क्या काम करेंगे। मैं अभी पिछले 1 हफ्ते में जितने भी ये पॉलिटिशियंस जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, मैं इनसे 1 by 1 मिल चुका हूँ। अच्छा। तो इनसे मैंने बात की तालीम के बारे में कि हाफिजाबाद के जो तालीमी मसाइल हैं इन पे आपने क्या काम किया है और आइंदा क्या करेंगे। तो सब ने मुझे यकीन दहानी करवाई है कि हम तालीम हमारा पहला एजेंडा है, तालीम हमारी प्रायोरिटी है, हम तालीम को बेहतर करेंगे। तो ये उनका वादा है। अब देखते हैं कि वो किस तरह इस अमल पर पूरा उतरते हैं। जी नाज़रीन, फारूक साहब हमारे साथ हैं, आते हैं एक मुख्तसर ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा, इनसे इंतहाई अहम सवाल करने हैं, फंडिंग के हवाले से करने हैं और भी बहुत से सवाल पूछने हैं इनसे। जी। Multifunction ozonizer is the best way to sterilize your food. It uses high voltage technology to generate ozone and allow us to sterilize our food in the most convenient and efficient way. This is how it works. We shall put the food to be sterilized into a container filled with water. Then we place the bubble stone in the water. After 15 minutes, we can see a layer of foam floating on top of the water. Swirl the foam on a stick and when it dries, burn it. What you will see is that the substance does not melt and it releases a strong chemical stench. Imagine if we eat this substance, more toxins will be accumulated in our bodies. Some tests for further understanding. We put a drops of a pesticide in a container with the water and the fish. The fish died after a while. Now we treat this water with a Tianshi family ozone disinfector. After 30 minutes, we put 2 more fish in the water. You see, these fish are swimming lively. This clearly shows that the ozone created by Tianshi ozone disinfector has thoroughly decomposed the pesticide in the water. To show how ozone can break down chemicals, let us take 2 glasses of water. Then we add coloring into the water and we ozonize one of them.
eventually we'll see that the ozonized water has returned to its original color. This clearly shows how ProLife Multifunction Ozonizer can break down chemicals found in fruits, vegetables, meat and seafood. Also be used to sterilize baby bottles and teats. Ozonated water can also be used for treatment of foot and skin. जी नाज़रीन, फारूक साहब हमारे साथ हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तो फारूक साहब, मैं पूछना चाहूँगा कि अलिफ लाम एक कैंपेन है, कैंपेन और एनजीओ में क्या फर्क क्या है बुनियादी तौर पे? देखिए जी, ये कैंपेन और ये जो एनजीओ का जो एनजीओ भी इसी तरह काम करती हैं, जो कॉन्सेप्ट है ये थोड़ा मुख्तलिफ है। पाकिस्तान में बेशुमार एनजीओ काम करती हैं, हजारों की तादाद में एनजीओ काम करती हैं, लेकिन जो कैंपेन का जो कॉन्सेप्ट है वो अलग है। अब दुनिया भर में तहरीकें चलती हैं, सियासत के मामले में सियासी तहरीकें होती हैं, इंसानी हकूक़ की तहरीकें होती हैं, समाजी तहरीकें होती हैं, फेमिनिस्ट तहरीकें चलती हैं, और इसी तरह ये एक तहरीक है एजुकेशन की। जो एजुकेशन का जो नैरेटिव होता है वो बड़ा होता है, स्कोप बड़ा होता है। तो एनजीओ जो होती हैं वो एक मखसूस एजेंडे पे काम करती हैं, उनका एक ऑब्जेक्टिव होता है, एक मिशन होता है। लेकिन जो तहरीक होती हैं वो बड़े पैमाने पे काम करती हैं, उनका काम करने का तरीका अलग होता है। वो पब्लिक के साथ काम करती हैं, वो मीडिया के साथ काम करती हैं, वो सियासतदानों को इंगेज करती हैं। अब हमारा जो मामला है अलिफ ऐलान का, नहीं, हर जो तहरीक है वो तो सियासतदानों को एंगेज नहीं ना करती, आपका तरीकाकार है, आप उन्हें एंगेज कर रहे हैं ना। बिल्कुल, हमारा जो नैरेटिव ऐसा है ना, अगर हमने मैसेज को फैलाना है, अगर हमने मैसेज को मौसर करना है और अगर हमें तब्दीली लानी है, तो हमें जो बड़े जो स्टेक होल्डर है रियासत के, हम उनको इंगेज करते हैं ताकि मसले का हल वो जाने, उनको समझे और उनको हल करें। तो ये हमारी कैंपेन है, एक तहरीक है जो पिछले 5 साल से चला रहे हैं, और इसी तहरीक की बदौलत आज हम बड़ी हद तक कामयाब हैं अपनी इस कैंपेन में, इस मैसेज। क्या इलेक्शन के दिनों में आप एक्टिव होते हैं या बाद में भी काम करते रहते हैं? बाद में भी हम काम करते हैं। हमारा जो ज़्यादातर काम होता है वो रिसर्च का होता है। जैसे ये एक 5 years ऑफ एजुकेशन रिफॉर्म्स का ये एक हमने किताबचा छापा है। तो इसमें हमने पिछले 5 साल में ये देखा है कि पाकिस्तान में कितने स्कूल हैं। ये पंजाब लेवल पे आपने छापा? ये सूबों को हमने अलग अलग देखा है, ठीक है, सिंध पे भी हमने ये रिसर्च पूरे मुल्क पे सूबा वाइज। तो ये पंजाब का किताबचा है। यहाँ पे हमने ये देखा है कि पंजाब में कितने स्कूल हैं गवर्नमेंट के, उनके मसाइल क्या हैं, उनको हमने वहाँ पे लोगों की क्या राय है उन स्कूलों के बारे में। तो ये वो एक तरह का हमने रिसर्च वर्क है हमारा। तो इलेक्शन पे हमारा फोकस ज़्यादा होता है। इलेक्शन के बाद हम फिर ग्राउंड पे काम करते हैं, ताकि हम मसाइल की उनको देखें, उनकी निशानदाही करें और मीडिया में उनको हम फिर प्रमोट करते हैं। तो ये इस तरह हमारा, लेकिन जो इलेक्शन होता है, इलेक्शन में मैसेज कन्वे करना बड़ा आसान होता है, क्योंकि जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो डोर टू डोर कैंपेन करते हैं। तो आजकल जो हम काम कर रहे हैं वो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं। हमारा काम ये होता है कि हम पब्लिक से मिलें, लोकल मीडिया से मिलें, सियासतदानों से मिलें। तो हमारा आज कल काम ज़्यादा है, ताकि जो नई गवर्नमेंट आएगी वो उसको कम से कम अपनी प्रायोरिटी में शामिल करे, उनकी ये फर्स्ट प्रायोरिटी हो कि एजुकेशन को हमने बेहतर करना है। तो यही, अगर हम एजुकेशन को बेहतर करेंगे तो सारे इदारे बेहतर हो जाएंगे, तो मुल्क आगे बढ़ेगा। कोई भी तहरीक है, कोई एनजीओ है, कोई तंजीम है, ये फंडिंग के बगैर नहीं चलती। फंड्स जरूरी है, मालियाती मामलात, पैसों के बगैर। तो ये आपकी जो ये कैंपेन है, ये फंडिंग कहाँ से होती है? देखें जी, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। तो हमारा जो ये एक यूके का इदारा है, DFID उसका नाम है, तो वो हमें फाइनेंस करता है। और इसके अलावा जो पाकिस्तान में जो हजरात हैं, जो मुखय्यर हजरात हैं, वो उनको ये अच्छा लगा आइडिया ये तालीम का, तो वो हमें सपोर्ट करते हैं। लेकिन हमें जो ज़्यादा जो प्रोजेक्ट है ये DFID का है। तो DFID जो है वो सिर्फ एनजीओ को फंडिंग नहीं करती, वो सिर्फ कैंपेन को फंडिंग नहीं करती, वो गवर्नमेंट सेक्टर को भी फंडिंग करती है। हमारा जो महकमा तालीम है ये पंजाब का, उसका ये जितना जो प्रोजेक्ट है, ये पैक के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको भी DFID फंडिंग करती है। बहुत सारे दीगर ऐसे जो तालीम पे काम करते हैं उनको DFID से ही फंडिंग आती है। तो हमारा जो प्रोजेक्ट है ये भी DFID का ही है।
तो मखीर अजरा से मुराद ये है कि मीडिया में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं, हमारे स्क्वाज को, नॉट फाइनेंशली लेकिन अखलाकी तौर पे वो हमें सपोर्ट करते हैं इस कॉज को। तो ये हमारा इसी तरह हम काम करते हैं। नहीं, आमतौर पे सुनने में आया, देखने में आया कि जो अदारे NGOs वगैरह बाहर से फंडिंग जिन्हें होती है वो उनके मकासद की तकमील के लिए काम कर, क्यों पंजाबी में जिदा खाइए उधर गीत गाइए, कहीं ऐसा तो नहीं आप कर रहे कि उनके मकासद की तकमील के लिए को मुल्क में वो कर रहे हो? ये तो बड़ा क्लियर एजेंडा है ना, ठीक है, हम आपके साथ काम करते हैं, पॉलिटिशियंस के साथ काम करते हैं, कुछ अंडरग्राउंड भी काम हो सकते हैं ना, नहीं जो ओपन ना किया जाए। हमारा तो बिल्कुल पूरा काम ही ओपन है, ठीक है। यहाँ पे हर बंदा ये समझता है कि हम एक अच्छे कॉज के लिए काम कर रहे हैं, एक गरीब के बच्चे के लिए काम कर रहे हैं। तो हमारा कोई इस तरह का जो हिडन जो नैरेटिव है या होता है शुगर कोटेड गोलियां देते हैं, जी जी, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये तालीम का लेबल लगा के तो कोई एजेंडा और हो? नहीं, हमारा ऐसा कोई एजेंडा नहीं है। अच्छा, हम तो पाकिस्तान के लिए काम करते हैं, तालीम के लिए काम करते हैं। तो आफताबाद की सतह पर आप आवाम से भी मिले, मुख्तलिफ अदारों में भी गए, सियासतदानों को मिले, तो अवाम ने क्या रिस्पांस दिया आपको? देखिए जी, अवाम की जो डिमांड्स हैं, जो उनके वो बहुत वाज़ेह हैं। अवाम चाहती है कि अब अगर हफ्जाबाद को देखा जाए तो यहाँ पे ज़्यादातर मिडिल क्लास लोग रहते हैं, लोअर मिडिल क्लास लोग रहते हैं, लोअर मिडिल ज़्यादा हैं, लोअर मिडिल, जी जी। तो उनके जो बच्चे हैं वो उनको जो वो चाहते हैं कि उनके बच्चों को भी जिस तरह के बच्चों को तालीम मिलती है बीकन हाउस में, LGS में, जो दी एजुकेटर्स में, जो प्राइवेट सेक्टर है, तो वो चाहते हैं कि हमारे बच्चों को भी इसी तरह तालीम मिले। गवर्नमेंट सेक्टर को बेहतर किया जाए, क्योंकि उनके पास वसाइल नहीं है, उनके पास सहूलियात नहीं है, वो अपने बच्चों को प्राइवेट सेक्टर में नहीं भेज सकते। तो उन्होंने हमें वेलकम किया है, वो तो बहुत खुश है हमारे साथ कि हम उनकी आवाज़ बने हैं गरीबों की। तो वो हमें बड़ा सराहते हैं, हमें बड़ा सपोर्ट करते हैं। मैं पिछले ये कई दिनों से जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, लोगों से बात करता हूँ उनके बच्चों की तालीम के बारे में, तो वो उनका जो रिएक्शन है वो बहुत पॉजिटिव है। वो चाहती हैं कि ये गवर्नमेंट जो सेक्टर वो बेहतर हो और हमारे बच्चे भी आला तालीम हासिल करें, बेहतर तालीम हासिल करें, उनका जो लर्निंग आउटपुट है वो बेहतर हो, कल को वो बड़े होकर हमारे लिए भी आसरा बने और मुल्क का नाम भी रोशन करें। तो वो तो बहुत खुश हैं लोग। नहीं, एक बात आपने भी देखी होगी कि ये जो निसाब मुख्तलिफ हैं, गवर्नमेंट का निसाब अलग है, प्राइवेट जो अदारे हैं उन्होंने अलग अलग निसाब रखा हुआ है, बीकन हाउस का अलग है, अलाइड का अलग है, बाकी जो अदारे सब ने अपना अपना निसाब रखा हुआ है। क्या समझते हैं ये मुख्तलिफ निसाब जो हैं ये तालीम के फ़रोग़ के लिए मुआवन है या इस हवाले से कुछ नुकसानदेह है? देखें जी, ये तो एक डालिमा है, एक अलमिया है कि जब तक ये जो खलीज है, ये जब तक कम नहीं होगी, ये मुल्क में इसी तरह ये चलेगा, इसी तरह माशरा तकसीम रहेगा, तो हम कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। ये एक चैलेंज है, प्राइवेट सेक्टर का जो सिलेबस है और गवर्नमेंट का जो सिलेबस है, ये एक चैलेंज है जिसे हमने कम करना है, जिसे हमने ख़त्म करना है। अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर को उस तरह का सिलेबस नहीं दे सकते तो कम अज़ कम वो जो उधर पढ़ाया जाता है गवर्नमेंट सेक्टर में, कम अज़ कम उसे ही मॉडिफाई कर दिया जाए, कम अज़ कम उसे ही रिफॉर्म कर दिया जाए। कि वो जो रटा कल्चर है हमारे मुल्क के अंदर, बच्चा रटा लगाते हैं एग्जाम पास, बच्चे असल में तालीम के लिए नहीं पढ़ते, इल्म के लिए नहीं पढ़ते, वो नंबर्स के लिए पढ़ते हैं। तो इस पे हमें काम करना है। नंबर तो ले रहे हैं ना, नंबर तो वो ले रहे हैं, डिग्री तो मिल जाती है, लेकिन तालीम नहीं मिलती, इल्म नहीं मिलता। तो ये एक चैलेंज है, ये सिलेबस का ये जो फ़र्क है, ये एक चैलेंज है जिसे गवर्नमेंट को सोचना होगा कि अगर हमने माशरे में ये जो बढ़ती हुई इंतहा पसंदी है, बेरोज़गारी है, ये जो मसाइल चल रहे हैं, अगर इनको ख़त्म करना है तो फिर हमें सिलेबस को मॉडिफाई करना होगा। सिलेबस में जो तबक़ाती तक़सीम का सबब बन रहा है, बिल्कुल। तो माशरे में तो देखेंगे अब यहाँ पे 3 तरह का निज़ाम तालीम है, तो जब 3 तरह का निज़ाम तालीम होगा तो मुल्क कैसे आगे बढ़ेगा? एक मदरसा सिस्टम है, एक गवर्नमेंट सिस्टम है और एक प्राइवेट सेक्टर है। अब जॉब मार्केट के अंदर तो वही बच्चे कामयाब होंगे जो प्राइवेट सेक्टर से पढ़ते हैं। अब ये देखना ये कि यहाँ पे जो लाखों बच्चे पढ़ते हैं मदरसा कल्चर में, सिस्टम में, उनका क्या मुस्तकबिल है, वो पाकिस्तान में क्या कर सकते हैं, उनका मुस्तकबिल क्या होगा, उनके वालिदैन का मुस्तकबिल क्या होगा, मुआशरे पे जो वो बोझ बन रहे हैं, मुआशरा कैसे आगे जाएगा।
अब जो गवर्नमेंट सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर में तो बहुत कम बच्चे आगे निकलते हैं। बहुत सारे बच्चे तो अगर अफजाबाद को देखा जाए तो बच्चे प्राइमरी से आगे नहीं पढ़ते। उनके वालिदैन उनको कोई वोकेशनल ट्रेनिंग स्कूल में भेज देते हैं, कोई वो छोटे मोटे स्किल सीखते हैं और काम पे लग जाते हैं। कई ऐसे बच्चे हैं, हजारों ऐसे बच्चे हैं, लाखों ऐसे बच्चे हैं पाकिस्तान में जो मिडिल से आगे नहीं जाते हैं। और यही सूरत हाई स्कूल की है, मेट्रिक के बाद। जी हाँ, तो ये है कि इसे हमें इसे ये बड़ा अहम मसला है, ये चैलेंज है जिसे हमने। तो ये नसाब जो तबकाती तकसीम है, मुख्तलिफ तरह किस्म का नसाब है, मदरसे का अलग है, प्राइवेट सेक्टर में भी मुख्तलिफ अदारों ने अपने अपने नसाब बना रखे हैं। और जो जिनकी इजारादारी है एजुकेशन पे बनाई हुई जिन लोगों ने, उन्होंने अपने अपने नसाब बना रखे हैं, गवर्नमेंट का अलग है। तो ये खात्मा किस तरह इसका हो सकता है, एक नसाब किस तरह हो सकता है, कोई तजवीज़ आप? देखें जी, ये जो अलग है ये एजुकेशन रिफॉर्म्स के लिए काम करती है। ये तो रिफॉर्म करना पड़ेगा और रिफॉर्म तो गवर्नमेंट कर सकती है अगर, और उन्हीं के पास पावर्स होती हैं, गवर्नमेंट के पास ही। गवर्नमेंट को ये देखना होगा कि अगर हमने सारे माशरे को एक साथ लेके चलना है तो हमें एजुकेशन को रिफॉर्म करना होगा। नहीं, इस हवाले से आपकी नसाब के हवाले से कुछ सियासतदानों से बातें? जी बिल्कुल बिल्कुल। करिकुलम हमारा एक बुनियादी एजेंडा है, तालीम के अंदर जो करिकुलम है वो भी हमारा एजेंडा है कि हम ये जो तबकाती जो निज़ाम तालीम है इसे ख़त्म करना है। तो ये हमारे एजेंडे का हिस्सा है, इसमें हम आवाज़ उठाते हैं। नाज़रीन, फारूक साहब हमारे साथ हैं, इनसे मज़ीद पूछते हैं। फारूक साहब, कोई अपना पैगाम आप देना चाहें, जो बात मैं नहीं पूछ सका वो आप करनी चाहें? मेरा ये पैगाम है कि ये बहुत अहम वक्त है, पाकिस्तान में इलेक्शन करीब है, तो हमारा जो तालीम, हमारा जो मसला है ये बहुत ही बुनियादी मसला है। मुल्क में बहुत सारे मसाइल हैं, इंतहा पसंदी के, दहशतगर्दी के, माहौल के, पॉपुलेशन के, साफ पानी के, और बढ़ती जो मशरती जो तफरीक है, जो समाजी सियासी मसाइल हैं। लेकिन ये तो है ही, लेकिन इनसे बड़ा जो मसला है वो तालीम का है। दुनिया ने अगर तरक्की की है तो उन्होंने तालीम को तालीम को तरजीह दी है, स्कूल बनाए हैं, कॉलेजेस बनाए हैं, यूनिवर्सिटीज़ तामीर की हैं। उनका जो ज़्यादा जो बजट होता है वो तालीम पे खर्च करते हैं। हमारे यहाँ मिसालें हैं अमेरिका की, यूरोप की, तो वो तालीम ही उनका पहला एजेंडा होता है, वो तालीम पे ही काम करते हैं। तो अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें तालीम के बारे में सोचना होगा, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में सोचना होगा, और तालीम ही हमारी पहली तरजीह होनी चाहिए। और मेरा ये पैगाम है कि हमारा 11 जुलाई को हमारा एक कन्वेंशन हो रहा है हफ्साबाद जिमखाना में। अच्छा। जहाँ पे पूरी जो पॉलिटिकल क्लास है, जो डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया है महकमा तालीम से, जो यहाँ का जो मीडिया है, यहाँ के जो टीचर हजरात हैं, जो तालिब इल्म हैं, वो वहाँ पे आएंगे और हम वहाँ पे तालीम पे बात करेंगे कि हमें क्या चैलेंजेस दरपेश हैं और हम किस तरह अपनी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, जितने भी दोस्त ये टीवी चैनल्स देखते हैं, वेब चैनल देखते हैं, तो सबसे रिक्वेस्ट है कि वो लाजमी हैं और कंट्रीब्यूट करें, अपनी आवाज़ उठाएं अपने लिए और अपनी आने वाली जनरेशन्स के लिए। तो बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, फारूक साहब की बातें आपने सुनी। इंशाअल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा, आपको अच्छे लोगों से मुलाकातें करवाते रहेंगे। फारूक साहब ने एजुकेशन रिफॉर्म के हवाले से बताया, अलफ लाम कैंपेन के हवाले से तफसीलात से आगाह किया। इन अल्फाज के साथ अपने मेज़बान गुलजार चौहान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। ज़ैदी फ्लेक्स, काम हम करेंगे, नाम आपका होगा। प्रिंटिंग की दुनिया में वाहिद नाम। वॉलपेपर हमसे बनवाएं, सस्ते और मयारी। फ्रंट लाइट, बैक लाइट, वन विजन, विनाइल, रिफ्लेक्टर, होर्डिंग बोर्ड की सबसे बेहतरीन लोकेशन कराए पर हासिल करें। 4 जापानी डिजिटल फ्लेक्स मशीनों के साथ हर किस्म की प्रिंटिंग एक ही छत तले। एक्रेलिक लोगो बॉन्ड और स्टील कटिंग का काम तसल्ली बख्श किया जाता है। इलेक्शन पब्लिसिटी के लिए हमसे राबिता करें और लाहौर रेट्स पर बनवाएं। इंशाल्लाह आपकी तवक्को के ऐन मुताबिक काम होगा। इलेक्शन स्टिकर, इश्तेहार, 1020 की फ्लेक्स सिर्फ 10 मिनट में हासिल करें। मैनेजिंग डायरेक्टर मुजाहिद मालिक ज़ैदी। कॉल 0300 7454 901। मेन ऑफिस गुजरावाला रोड, बिन सरवर प्लाजा, हाफिजाबाद। ब्रांच नंबर 2 नज़ गोरमे बेकर, कला दीदार सिंह। ब्रांच नंबर 3 नज़ रेलवे फाटक, अलीपुर चट्टा। ब्रांच नंबर 4 नज़ अलाइड बैंक, कामोकी।